नमस्कार दोस्तों, मैं एनिका ठाकुर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन स्टडी 946 में। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में हड़प्पा सभ्यता को शुरू किया था और अभी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। और उस वीडियो में हमने उसकी भूमिका देख लिया था और उसकी उत्पत्ति और भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक व्यवस्था, कि हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। तो शुरू करने से पहले अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको पहले देखिए, उसके बाद ये सही से समझ में आएगा। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो पहले आपको वो देखना है, उसके बाद ये देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक व्यवस्था। और ये BA प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, हिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर। तो शुरू करते हैं। तो सामाजिक व्यवस्था उनकी कैसी थी, हमने पिछली वीडियो में देख लिया था सारी चीज़ें। तो इसमें कि जो हड़प्पा वासी थे, और इसमें जो भी मैं बोलूँगा वो आपको सारी चीज़ें लिखनी है। ये हेडिंग यही बनाएंगे, हड़प्पा सभ्यता में चाहे सिंधु घाटी सभ्यता में सामाजिक व्यवस्था। तो हड़प्पा सभ्यता में चाहे हड़प्पा वासियों की जो सामाजिक जीवन थी वो बहुत ही शांति और सुविधापूर्वक थी, मतलब सुविधापूर्ण था, उसमें सारी सुविधाएँ थी उनको, इसलिए उनकी जीवन क्या था, सुखी था। तो हड़प्पा वासियों का जीवन शांति और सुविधा संपन्न थी। और उनके सामाजिक व्यवस्था का जो आधार था वो परिवार था। उनके सामाजिक व्यवस्था का आधार परिवार था। खुदाई में बहुत सारी मूर्तियाँ मिली हैं, जब उस इलाके की खुदाई हुई तो खुदाई में बहुत सारी मूर्तियाँ मिली हैं, जिससे अंदाज़ा लगाया गया है कि इनकी जो सामाजिक व्यवस्था थी वो मातृ सत्तात्मक थी, मतलब माता प्रधान व्यवस्था थी। जैसे आज हमारा पिता प्रधान व्यवस्था है, लेकिन उस समय मातृ सत्तात्मक व्यवस्था थी। मातृ सत्तात्मक व्यवस्था मतलब वो, जैसे आज हम पुरुष प्रधान समाज में रहते थे, लेकिन उस समय समाज माता प्रधान था, महिलाएं बहुत महत्वपूर्ण होती थी। तो खुदाई में बहुत सी मूर्तियां मिली है, जिससे ये अंदाज़ा लगाया गया है कि समाज मातृ सत्तात्मक थी। इसके अलावा समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। खुदाई में कुछ ऐसी चीज़ें मिली है जिससे इतिहासकारों ने अंदाज़ा लगाया है कि समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। और वो 4 वर्ग कौन सा था, समाज जो 4 वर्गों में बटा हुआ था, तो उसमें से जो पहला वर्ग था ये था विद्वान वर्ग। विद्वान वर्ग। दूसरा जो वर्ग था योद्धा वर्ग, योद्धा। जो तीसरा था व्यापारी और शिल्पकार। व्यापारी और शिल्पकार। और जो चौथा वर्ग था वो था श्रमिक। तो खुदाई में कुछ चीज़ें मिली है जिससे इतिहासकारों ने अंदाज़ा लगाया है कि समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। तो सबसे पहले एक बार बताता हूँ कि यहाँ तक आपको लिखना क्या है। सबसे पहले लिखना है कि हड़प्पा वासियों का चाहे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन बहुत ही सुखी और सुविधा संपन्न था। समाज का जो मुख्य आधार था वो परिवार था। समाज पितृ सत्तात्मक ना होकर मातृ सत्तात्मक व्यवस्था थी, क्योंकि खुदाई में बहुत सारी मूर्तियाँ मिली है, जिससे इतिहासकारों ने अंदाज़ा लगाया है कि जो परिवार था वो मातृ सत्तात्मक था। इसके अलावा समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। पहला वर्ग विद्वान वर्ग, दूसरा योद्धा वर्ग, तीसरा व्यापारी और शिल्पकार वर्ग, और चौथा श्रमिक वर्ग। विद्वान वर्गों में जादूगर, इसमें कौन कौन से जादूगर, पुजारी और इसके अलावा वैद। ठीक है। तो जो विद्वान वर्ग थे उसमें जादूगर, पुजारी और वैद को रखा गया है। और उस समय पुजारी या पुरोहितों की समाज में बहुत ज़्यादा इज्जत थी, उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। तो ये विद्वान वर्ग में थे। इसके अलावा योद्धा वर्ग, खुदाई में तलवार मिला है। तलवार के अलावा कुछ जो पहरेदार लोग होते हैं, गार्ड, जो आज हम जिसको गार्ड कहते हैं, पहरेदारों के भवन मिले हैं
जिससे अंदाज़ा लगाया गया है कि क्षत्रिय वर्ग जैसा उस समय कुछ योद्धाओं का वर्ग रहा होगा, इसलिए इतिहासकार दूसरा जो वर्ग बताते हैं वो योद्धा वर्ग है। खुदाई में तलवार और पहरेदारों के कुछ भवन मिले हैं, जिससे अंदाज़ा लगाया गया है कि आज के क्षत्रिय वर्गों जैसे उस समय के योद्धा वर्ग रहे होंगे। इसके अलावा व्यापारी और शिल्पकार, इसमें खुदाई करने वाले, पत्थर काटने वाले, सोने की वस्तुएं बनाने वाले लोग इसमें शामिल किए गए हैं। इसके अलावा खुदाई में छोटे छोटे कुछ इलाके मिले हैं, मकान मिले हैं, और उन मकानों के आसपास बड़े बड़े मकान भी रहे हैं। तो ये इलाका अंदाज़ा लगाया गया है कि जो छोटे छोटे इलाके हैं, मकान हैं, वो श्रमिक वर्गों के मकान रहे होंगे। लेकिन जो व्हीलर है, व्हीलर का कहना है, जो व्हीलर है, व्हीलर का कहना है जो छोटे चाहे श्रमिकों के जो इलाके थे वो दास प्रथा पे आधारित थे। दास प्रथा का उसने जिक्र किया है। लेकिन एस.आर. राव का मानना है, एस.आर. राव का मानना है कि यहाँ पे छोटे और बड़े मकानों को देख के हम ये नहीं कह सकते कि जो छोटे मकान थे वो दासों के थे, बल्कि इसका सबूत ये है कि अमीर और गरीब लोग एक साथ रहते थे। तो श्रमिकों का जो बस्ती चाहे मकान छोटे होते थे और इस श्रमिकों का इलाका रहा होगा। लेकिन बिलड़ छोटे छोटे मकानों को देख के वो कहते थे कि दास प्रथा पे, सिंधु घाटी सभ्यता में दास प्रथा भी थी। जैसे मेसोपोटामिया के सुमेरियन सभ्यता, मिस्र सभ्यता में दास प्रथा थी, और उसी को देख के इन लोगों ने ये सिद्ध करने की कोशिश की है कि यहाँ भी दास प्रथा थी। लेकिन एस.आर. राव इस बात से इनकार करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में दास प्रथा जैसी कुछ चीज़ें रही होंगी, वो मना करते हैं। अगर छोटे और बड़े भवन मिले हैं तो इसका मतलब यह है कि अमीर और गरीब लोग एक ही साथ बहुत ही प्यार से सद्भावनापूर्ण रहते थे। तो ये समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। इसके अलावा जो हड़प्पा वासी थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते थे। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। तो ये भी लिखना है आपको कि ये लोग क्या होते थे, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के होते थे। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के होते थे। तो हड़प्पावासी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन प्राप्त करते थे। शाकाहारी में अगर हम अनाज देखें फसलों में, तो गेहूँ, जौ, चना, सफ़ेद तिल, चावल, बाजरा, इन सब का उपयोग करते थे। इसके अलावा दूध, साग सब्जी का भी इस्तेमाल करते थे। और इसके अलावा फलों में देखें तरबूज, खरबूज, नारियल, नींबू, अनार, इन चीज़ों का प्रयोग करते थे। तो शाकाहारी को हम कई वर्गों में बांट सकते हैं। जैसे अगर मान लो कि अनाज की बात करें तो अनाज में वो दाल, गेहूँ, जौ, चना और तिल, इसके अलावा बाजरा और चावल, इन सब का प्रयोग करते थे। और उसके अलावा दूध, उसके बाद सब्जियाँ, दूध और सब्जी का प्रयोग करते थे। इसके अलावा अगर फल की बात करें तो फल में नींबू, नारियल, तरबूज, उसके बाद खरबूज और अनार, इन चीज़ों का ये प्रयोग करते थे मांसाहारी के लिए। तो मांसाहारी में अनाज में दाल, बाजरा, गेहूँ, चावल, जौ, चना और तिल और दूध और सब्जियों का प्रयोग करते थे। अगर फलों की बात करें तो फलों में नींबू, नारियल, तरबूज, खरबूज और अनार का प्रयोग वो करते थे। तो ये उनका शाकाहारी में ये चीज़ें प्रयोग करते थे। अगर मांसाहारी की बात करें तो मांसाहारी में वो बकरी, भेड़, सूअर, घड़ियाल, मुर्गी, इन चीज़ का प्रयोग वो करते थे।
बकरी, भेड़, सुअर, घड़ियाल, मुर्गी इसका प्रयोग करते थे। और इसके अलावा खुदाई में कुछ मछली की हड्डियां भी मिली हैं, तो इससे भी अंदाज़ा लगाया गया है कि वो लोग मछली भी अपने भोजन में इस्तेमाल करते थे। तो ये मांसाहारी थे। इसके अलावा शाकाहारी मांसाहारी के अलावा ये लिखने के बाद आप ये लिखेंगे कि उनके वस्त्र में वो, अगर हम वस्त्र देखें तो इसमें सूती और ऊनी दोनों वस्त्रों का प्रयोग करते थे। हड़प्पा के लोग, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, सूती और ऊनी दोनों वस्त्रों का प्रयोग करते थे। और जो महिलाएं होती थी वो बालों की जूड़ा रखती थी, और जो आदमी होते थे वो दाढ़ी मूछ रखते थे। तो इस तरह से कुछ सबूत मिले हैं जिस पे इतिहासकारों ने ये चीज़ें बताई हैं कि कपड़े में देखें हम तो सूती और ऊनी दोनों कपड़ों का इस्तेमाल करते थे। और ये भी हमें सबूत मिला, जो कपास की खेती होती थी सिंधु घाटी सभ्यता में होती थी, तो वो लोग कपड़े इस्तेमाल करते होंगे, तो सूती और ऊनी कपड़ों का प्रयोग करते थे। इसके अलावा जो महिलाएं होती थी वो बालों की जूड़ा रखती थी और आदमी दाढ़ी और मूछ रखते थे। तो वस्त्र में ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ये लिखना है। इसके अलावा अगर हम आभूषण की बात करें, आभूषण, तो इसमें आभूषण में कंठ, हार, उसके अलावा कर्णफूल जो कान में पहनते हैं, इसके अलावा करधनी जो कमर में पहनते हैं, कमर में बांधते हैं, महिलाएं बांधती हैं। इसके अलावा अंगूठी, ये सारी वहाँ चीज़ें मिली हैं, तो आभूषण में इसका प्रयोग करते थे। इसके अलावा सेलखड़ी और सोने की वहाँ पे हार मिला है, सेलखड़ी और सोने की हार मिला है। इसके अलावा सोने की और सेलखड़ी की वहाँ कंगन भी प्राप्त हुए हैं। और इसके अलावा मिट्टी के, सेलखड़ी के और शंख की चूड़ियाँ भी मिली है। तो ये आभूषण में आप ये लिख देंगे कि सेलखड़ी और सोने के वहाँ पे हार मिला है, मनकों का हार मिला है। इसके अलावा ये सोने का कंगन मिला है और मिट्टी, शंख और सेलखड़ी की चूड़ियाँ भी प्राप्त हुई हैं। तो ये आभूषण में वो लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा सिंधु चाहे हड़प्पावासी के लोग श्रृंगार प्रसाधन पे महिलाएं, खासकर महिलाएं जो श्रृंगार का सामान होता था वो भी मिला है। तो ये पता चला है कि जो श्रृंगार के सामान थे, चाहे प्रसाधन था, उस पर भी ध्यान दिया जाता है। श्रृंगार प्रसाधन चाहे श्रृंगार की जो सामान थी उस पर भी ध्यान दिया जाता था। और महिलाएं इस चीज़ों से काफ़ी परिचित थी। जो मोहनजोदड़ो का इलाका है वहाँ पे महिलाएं काजल, पाउडर से परिचित थी, चाहे श्रृंगार की जो अन्य वस्तुएं होती हैं उससे भी वो परिचित थी, वो जानती थी, और इस पर वो विशेष तौर से इस पर ध्यान देती थी। इसके अलावा चंद्रहुद्रो का जो इलाका है वहाँ खुदाई से लिपस्टिक का भी सबूत इतिहासकारों को मिला है। तो ये सारी चीज़ें वो लोग अपने डेली के जीवन में इस्तेमाल करते थे। तो ये श्रृंगार प्रसाधन में आप ध्यान में रखना है। इसके अलावा मनोरंजन लिखना है। मनोरंजन में ये लोग शिकार करते थे कई जानवरों का। इसके अलावा पासा, जो आज हम डाइस बोलते हैं, लूडो में खेलते हैं, पासा मिला है। और शतरंज के सबूत भी वहाँ मिले हैं, शतरंज की गोटियाँ मिली हैं, बोर्ड मिला है। तो ये सारे शिकार में, मनोरंजन में शिकार, पासा, शतरंज इत्यादि का प्रयोग ये लोग अपने मनोरंजन के लिए करते थे। इसके अलावा नृत्य मतलब डांस का भी वो लोग, डांस पे भी ध्यान देते थे, क्योंकि खुदाई में नृत्य करती हुई बहुत सारी मूर्तियाँ मिली हैं, जिससे ये पता चला है इतिहासकारों को ये लोग डांस भी इनका मनोरंजन का एक साधन था। तो मनोरंजन में 4 चीज़ें लिखनी है, शिकार, डाइस और इसके अलावा शतरंज और नृत्य। इन चीज़ों पे वो विशेष तौर से मनोरंजन के लिए ध्यान देते थे। तो ये हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था है। हम अगले वीडियो में इसकी आर्थिक व्यवस्था, चाहे अर्थव्यवस्था, व्यापार, राजनीतिक, धार्मिक, इन चीज़ों पे हम इन चीज़ों को देखेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। और जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। तो
तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और सेफ रहिए। धन्यवाद।